हेलो जी, हेलो एंड वेलकम जी, वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो सोर्स है इन एमसीक्यूज का वो क्या है, आईसीए की तरफ से इशू की गई बुकलेट जो कि 2021, 2022, 2023 इन तीनों बुकलेट के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। साथ साथ में मई 2019 में पहली बार एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए गए थे एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए। तो मई 19 से लेके मई 23 तक के सारे आरटीपीज और सारे एमटीपीज इसके अंदर कवर किए गए हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको मैंने हटा दिया, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बुकलेट में भी गिवन है, आरटीपी और एमटीपी में भी आया हुआ है, तो उसे 3 बार ना देके मैंने एक ही बार दिया हुआ है। तो दैट में जो डबल काउंटिंग है वो डबल काउंटिंग मैंने यहाँ पे अवॉइड करी है। तो ये हमारे पास सोर्स है अपने एमसीक्यूज का। आइए स्टार्ट करें एमसीक्यूज, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं फॉर द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं? जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 28 तक। तो 5 to 28 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 23 क्वेश्चंस। ये 23 क्वेश्चंस लगभग 23 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएंगे। अच्छे से देखिएगा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है मिस्टर जे एक इंडिया का सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड स्टेड इन इंडिया फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। जो करंट ईयर है उसके अंदर वो 181 डेज के लिए इंडिया में था। अगर 182 हो जाता तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, रेसिडेंट बन जाता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन का फेलियर है, हमें सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी होगी, 60 डेज प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। इसके आगे एग्जाम्पल कहता है एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर को अगर हम लोग छोड़ दें तो पीछे के 10 सालों में 9 साल के लिए ये इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। अब आप सबको अच्छे से याद है, अगर हम लोग एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कम से कम, मैं रिपीट करता हूँ, पिछले 10 सालों में कम से कम क्या होना चाहिए, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल के लिए रेसिडेंट अगर है तो हम लोग कहेंगे कि ये ROR बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एग्जामिनर कह रहा है कि पिछले 10 सालों में 9 साल नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ एक के साल रेसिडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सूरत हाल में ROR तो हो नहीं सकता। तो अब इसका आंसर या तो NOR होगा या फिर इसका आंसर होगा नॉन रेसिडेंट। चेक कर लेते हैं कंडीशंस क्या क्या है। तो एक आंसर हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, और वो एक आंसर हमने कौन सा एलिमिनेट कर दिया कि ROR नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, एग्जामिनर कहता है कि पिछले 10 सालों में से 9 साल के लिए ये इंडिया का नॉन रेसिडेंट था। और फिर अब इसके आगे इंटरेस्टिंग सी बात है, एग्जामिनर कहता है दैट ही स्टेड फॉर 365 डेज इन ऑल वर्ड बड़ा जरूरी है यहाँ पे। He stayed in India for 365 days in all in 4 preceding years preceding to the current year। तो करंट ईयर को छोड़ दो, करंट ईयर को छोड़ के पीछे के 4 सालों में टोटल ग्रैंड टोटल 4 साल वो इंडिया में था। एंड 420 डेज इन ऑल इन 7 years प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर को छोड़ के पीछे के 7 साल, पीछे के 7 सालों में टोटल 420 दिन था। तो 4 साल का जो टोटल है वो दिया हुआ है 365, और 7 साल का टोटल आपको दिया हुआ है 420। फिर एग्जामिनर कहता है कि आपने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। आओ जरा रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करें। करंट ईयर 2022-23 181 डेज। तो यहाँ पे रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है हमें नहीं पता। ये पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, पीछे के 4 साल का टोटल चाहिए। पीछे के 4 साल का मतलब 21, 22, 20, 21, 19, 20 एंड 18, 19। ये 4 साल का ग्रैंड टोटल 365 डेज है। ग्रैंड टोटल 365 डेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे के 4 सालों का टोटल 365 डेज है। तो करंट ईयर 60 डेज प्लस प्रीसीडिंग 4 साल का 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इस वजह से ही बिकम्स अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट तो है, अब हमने ये सीखना कि ROR है या NOR है।
ऑब्वियसली बात है आर ओ आर हो नहीं सकता क्योंकि 9 ईयर्स का नॉन रेसिडेंट है, तो इसका मतलब इसका आंसर आर ओ आर हो नहीं सकता। नॉन रेसिडेंट है नहीं, तो इसका मतलब आंसर होगा इसका एन ओ आर, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आंसर हमारा बी है। सोल्यूशन आप लोगों को मैंने दिया हुआ है और उसके साथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मिस्टर जे अपनी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड बेसिक कंडीशन बट नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, सो ही विल बिकम एन NOR ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर जे इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी लाइन है कि वो इंडिया का सिटीजन है, क्योंकि सिटीजन ना होने पे कुछ प्रोविजंस में बदलाव आता है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, और सिटीजन होने पे कुछ प्रोविजन इम्प्लीमेंट करने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। सो मिस्टर जे इंडिया का सिटीजन है, एम्प्लॉयड है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अंदर, तो इंडिया में वो नौकरी करता है। ही रिजाइंड ऑन 27 सितंबर 2022, तो इस साल करंट ईयर में सितंबर के महीने में वो रिजाइन कर देता है। एंड ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू 27 सितंबर 2022 फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो रिजाइन करने से पहले उसकी सैलरी दी हुई है, 40,000 रुपीज पर मंथ की उसकी सैलरी है। देर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वो इंडिया से बाहर चला गया है। ध्यान देना, 1 अक्टूबर को जिस दिन वो जा रहा है वो 1 अक्टूबर का दिन आप इंडिया में काउंट करेंगे। यू विल काउंट द स्टे ऑफ 1 अक्टूबर इन इंडिया, द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर इज टू बी काउंटेड इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया का इसका नंबर ऑफ डेज काउंट करें कि इंडिया के नंबर ऑफ डेज कितने हैं, इंडिया के नंबर ऑफ डेज काउंट करें तो अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 22 तक इसके पास बनते हैं टोटल ऑफ 184 डेज। सो टोटल ऑफ 184 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बिना नंबर ऑफ डेज काउंट करे ये देखते हैं आधा साल है नॉन रेसिडेंट जी। आधे साल की बात नहीं होती, यहाँ पे साल के हिसाब से नहीं देखना, आपने डेज के हिसाब से देखना है। 184 डेज बन रहे हैं, काउंट करके देखेंगे 182 से ज़्यादा है, इस वजह से ये रेसिडेंट है। बेसिक कंडीशन की पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, और क्योंकि वो इंडिया से पहली बार बाहर जा रहा है इस वजह से उसका स्टेटस बनता है ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। तो ROR आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब क्योंकि ये ROR है तो ROR के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो जो पैसा उसने इंडिया में कमाया वो भी इंडिया में टैक्सेबल है, जो पैसा दुबई में कमाया वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टेटस ROR का है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है दैट ही लेट फॉर दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अक्टूबर एंड ही गॉट सैलरी इक्वलेंट टू रुपीज 80,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च इन दुबई। अब क्योंकि ROR है तो दुबई का पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा। हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 22 वॉज क्रेडिटेड इन दुबई बैंक अकाउंट एंड सैलरी फ्रॉम जनवरी टू मार्च वॉज क्रेडिटेड इन मुंबई बैंक अकाउंट डायरेक्टली। एग्जामिनर ये कह रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की सैलरी उसे दुबई में मिली है, दुबई की सैलरी दुबई में मिली है, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की सैलरी दुबई की सैलरी उसे इंडिया में मिली है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी कमाओ, जहाँ मर्जी रिसीव करो, आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा क्योंकि आपका स्टेटस ROR का है। सो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कहता है पहला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर इंडिया में टैक्सेबल है। एग्जामिनर ने पूछा पहले यहाँ पे, ही इज लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन सी इनकम के ऊपर वो टैक्स इंडिया में पे करेगा? तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर, डेफिनेटली यस। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई, दिस इज बेटर आंसर देन ए। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर एंड इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड इन इंडिया, गलत है। इनकम रिसीव्ड इन दुबई, गलत है। तो अगर हम ए और बी में से बात करें तो ए और बी में से बेटर आंसर कौन सा है? सी और डी को तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, अब बचे ए और बी। ए और बी में से बेटर कौन सा है? ए और बी में से बेटर है बी। इंडिया की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है, दुबई की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। पॉइंट ए इज इनकम्प्लीट, उसको छोड़ दिया, पॉइंट बी इज कंप्लीट, उसे एक्सेप्ट कर लिया। आंसर हमारा बी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है that Mr. J is an Indian citizen but currently resides in Dubai and has a domicile of Dubai.
डोमिसाइल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ अ परमानेंट स्टे, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हैं, वो आपका बन जाता है डोमिसाइल। उसको वो दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज अ डोमिसाइल। तो ये है तो इंडिया का सिटीजन, लेकिन परमानेंटली रहता है दुबई के अंदर। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर फॉर 135 डेज। इस साल इंडिया में आया 135 डेज के लिए। याद रखिएगा 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और साथ में एक और चीज़, अगर क्योंकि यहाँ पे दुबई वर्ड लिखा हुआ है, तो दुबई के लिए, दुबई के अंदर पर्सनल टैक्स तो होता नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है लेकिन पर्सनल टैक्स नहीं है। इसका मतलब मिस्टर जे एज एन इंडिविजुअल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो ही इज अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई। तो उसकी इनकम इज नॉट लायबल टू टैक्स। तो क्योंकि वो नॉट लायबल टू टैक्स वाला कंसेप्ट है, डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट आ सकता है। तो आप 120 डेज वाली कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो ये 135 कह रहा है, तो इसका मतलब 120 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। आगे की बात, His no other income is taxable in Dubai. Following other details of the stay in Dubai in India during the preceding years. पिछले सालों का आपको स्टे दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर 122, पिछले साल 100 डेज, उससे पिछले साल 125, फिर 106, 83, 78, 37, 40। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। ROR एनुअर के लिए आपको ये डाटा की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में पूछता है व्हाट शैल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द करंट ईयर इफ हिज इनकम अदर दैन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 16 लाख रुपए। 16 लाख का मतलब इन एक्सेस ऑफ 15 लाख रुपए, एक्सीडिंग 15 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे आप देखिए 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 15 लाख वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और वो व्यक्ति इंडिया में आ भी रहा है। जो व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता है, इंडिया में आ रहा है, 120 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 15 लाख रुपए से ज़्यादा इंडिया में कमा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड रेसिडेंट के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A, जिसके अंदर सारी कंडीशंस हैं, 120 डेज, 15 लाख, डोमिसाइल आउटसाइड इंडिया, नॉट लायबल टू पे टैक्स आउटसाइड इंडिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और आप ये कहेंगे कि ही इज अ डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट NOR कहलाता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज D इज फॉर NOR। तो यहाँ पे हमारे पास NOR की कंडीशन भी आ जाती है, यहाँ पे NOR की कंडीशन भी हमारे पास आ जाती है। सो ही इज NOR, डीम्ड NOR ऑफ इंडिया। तो हमारे पास आंसर इसमें आ जाता है D, डीम्ड टू बी NOR, डीम्ड टू बी NOR। नेक्स्ट, तो उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने आपको सारा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनर कहता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी इज रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 2021 एंड इट इज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड वेदर इट विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ। अब वो ये कह रहा है कि 2021 में कोई डिविडेंड की इनकम कमाई थी। जो डिविडेंड का पैसा 2021 में कमाया था, वो डिविडेंड का पैसा वो इस साल इंडिया में अपने साथ लेके आ रहा है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि जो डिविडेंड का पैसा वो इस साल अपने साथ इंडिया में लेके आ रहा है, क्या वो पैसा इस साल इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज बिग नो। इसी को तो रेमिटेंस कहते हैं हम लोग। जब आप अपनी पास्ट इनकम्स को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर करते हैं, उसी को तो हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस का पैसा कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये डिविडेंड का पैसा इसी साल कमाया होता, इसी साल कमाया और इसी साल रिमिट कर दिया, भेज दिया, तो वो पैसा ROR के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो पैसा इस साल कमाया गया। अब ये मत कहना सर उसने तो रिमिट कर दिया, भेज दिया, रिमिट टैक्सेबल नहीं होता। ठीक कह रहे हो, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता। किसके लिए नहीं होता? जो रेमिटेंस इंडिया में रिसीव करेगा उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जो रेमिटेंस भेज रहा है पैसा कमाने के बाद, उसके लिए तो टैक्सेबल करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें।
इस क्वेश्चन में इसने कमाया था 2021 में, तो ये पैसा 2021 में टैक्सेबल हो चुका होगा और अब इस पैसे को वो भेज रहा है। दिस इज रेमिटेंस नॉट टू बी टैक्स्ड। कई बार आपने ऐसा भी देखा है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि 2021 का पैसा है जो उस साल टैक्सेबल नहीं हुआ था, अनटैक्स्ड अमाउंट है, और वो उसने इस साल इंडिया में भेजा। कमाया था 2 साल पहले, अनटैक्स था, इस साल इंडिया में भेजा। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर अब तो इसे टैक्सेबल कर दो क्योंकि 2 साल पहले वो टैक्सेबल नहीं था। अभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे आप, उसके पीछे भी मैंने आपको रीजन क्लासेस के अंदर दिया हुआ है, और वो ये है कि साहब जब ये पैसा अनटैक्स्ड था तो इसका मतलब ये था कि कुछ ऐसी सेविंग्स रही होंगी जिसको इंकरेज करते हुए गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज ही नहीं करा होगा। हमारे इंडिया में भी तो होता है, आप पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर दें, जितना पैसा आप पीपीएफ में डिपॉजिट करेंगे उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाद में जब वो पैसा हमें मिलेगा तो वो उस समय टैक्स लगाना है। आंसर इज नो। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कहे पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स या पास्ट अनटैक्स इनकम्स रेमिटेड टू इंडिया इन दिस ईयर, आप इसे इस साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। वैसे भी तो रेमिटेंस मिल रहा है आपको, जिसको पैसा रेमिटेंस पर मिलता है उसके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाता। यहाँ पे इसने पैसा डिविडेंड का कमाया 2021 में, अगर ये टैक्सेबल हुआ होगा तो 2021 में हो गया होगा। इस साल ये सिर्फ पैसा ट्रांसफर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, ये पैसा रेमिटेंस कहलाता है और किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो आरओआर हो, एनओआर हो, एनआरओ, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। यही चीज मैंने आपको लिखवाई है दैट दिस इज नोन एज ए रेमिटेंस एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर एनीबडी। चलो, तो अब आ जाओ हमारे पास मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑफ मई 2019, 1 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द कंपनीज इन कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, आपने ये बताना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी हैज एन इंपैक्ट ऑन द टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी। ये बात एक लेवल तक ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस से हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे कि साहब ये वैसे तो रेसिडेंशियल स्टेटस है, हाँ ठीक, कि इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, और उसके हिसाब से फिर रेट। तो चलो पॉइंट नंबर ए इज पार्शली करेक्ट। सेकेंड, द टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो हम लोगों ने कंसेप्ट करा था फॉरेन कंपनी का और डोमेस्टिक कंपनी का। डोमेस्टिक कंपनी में हम लोग ये सीखा था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है और रूल नंबर 27 की 3 कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई कर दे, तो वो कंपनी इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी बन जाती है इवन दो इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। रूल नंबर 27 की 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कि कंपनी अपना एजीएम इंडिया में ऑर्गेनाइज करे, दूसरा डिविडेंड की डिक्लेरेशन इंडिया में हो, और तीसरा डिविडेंड की पेमेंट इंडिया में हो। तो अगर एंड वो पेमेंट भी उस इनकम में से हो जो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विल बी रिगार्डेड एज अ डोमेस्टिक कंपनी, रूल नंबर 27। तो ये वाली कंडीशन भी 100% ठीक नहीं है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी हेल्प्स अस टू क्लासिफाई द कंपनी एज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड एज अ फॉरेन कंपनी। तो भाई पहली 3 स्टेटमेंट में सबसे बेटर ये स्टेटमेंट लग रही है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी हेल्प्स क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड अ वाइडली हेल्ड कंपनी। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो डी बिल्कुल गलत है। डी के तो कोई सिर पैर ही नहीं है कि रेसिडेंशियल स्टेटस से डिपेंड करेगा कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। रबिश, ऐसे थोड़ी ना होता। तो ए और बी को भी छोड़ दो, क्योंकि ए और बी से बेटर स्टेटमेंट सी है। तो माय आंसर इज सी। आई विल मार्क द आंसर एज सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 ऑफ मई 2019, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस्टर हैप्पी इज अ यूएस सिटीजन। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, यूएसए का सिटीजन है। मिस्टर हैप्पी नाम का व्यक्ति है, यूएसए का सिटीजन है।
इंडिया में आया है एक असाइनमेंट के लिए जो 11 अप्रैल 19 को शुरू हुआ और 9 अक्टूबर 2019 को ख़त्म होगा या ख़त्म हुआ। अप्रैल 19 टू अक्टूबर 19 का मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया 2019-2020। एंड देन ही वेंट बैक, फिर वो वापस चला गया। ही वेंट बैक टू हिज होम कंट्री दैट इज यूएसए, वापस चला गया ऑन द कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट। ही देर आफ्टर विजिटेड इंडिया ऑन 15 जुलाई 2021 अगेन फॉर एन असाइनमेंट विच एंडेड इन मई 2022। अब मई 22 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये डेट बड़े काम की डेट है क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 आ रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 26 मई तक ये इंडिया में था। तो अगर 1 अप्रैल से 26 मई की मैं कैलकुलेशन करूं तो अप्रैल के 30 और मई के 26, तो दैट विल गिव मी 56 डेज। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 ही वाज इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? 56 डेज। फॉर 56 डेज ही वाज इन इंडिया। आगे की बात देखते हैं क्या कहते हैं एग्जामिनर। What is the latest date by which Happy should depart from India after completing the assignment so as to qualify as non-resident for the previous year 2022-2023? Assume that he has not been visiting India again during the year. अब ये एक तरह से टैक्स प्लानिंग आपको का क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि साहब उसका जो काम है, असाइनमेंट है, वो 26 मई को ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 26 मई को काम ख़त्म हो गया तो उसको अब इंडिया से बाहर जाना है। एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि भाई ये बताओ वो कौन सी तारीख तक इंडिया से बाहर चला जाए जिसकी वजह से वो नॉन रेसिडेंट बना रहे। अभी भी नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट ही बना रहे, वो रेसिडेंट ना बन जाए। इस वजह से कौन सी तारीख तक उसको इंडिया से बाहर चला जाना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया से बाहर कब चला जाना चाहिए? ध्यान रखिएगा, अगर उसका स्टे 59 डेज का है इंडिया में तो वो नॉन रेसिडेंट है। 60 होते ही बेसिक कंडीशन नंबर 2 की एप्लीकेबल हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि 60 से कम हो, 59 हो जाए। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो 26 मई तक कितने दिन बन रहे थे? 26 मई तक बन रहे थे 56 डेज। तो 26 मई तक 56 डेज तो वैसे ही बन रहे हैं और वो टोटल 59 डेज ही इंडिया में रह सकता है। तो इसका मतलब 26 के बाद 27, 28, 29 मई तक हर हालत में उसको इंडिया से बाहर चला जाना चाहिए, नॉन रेसिडेंट बना रहेगा। अगर 29 मई के बाद भी इंडिया में टिक गया तो चांसेस हैं कि वो रेसिडेंट बन जाए। तो अगर वो आपसे सलाह मांगे कि भाई बताओ मेरे को हवाई जहाज की टिकट बुक करवानी है, 29 तारीख की करवाऊँ 30 तारीख की करवाऊँ, तो उसे कहना कि भाई 30 तारीख की चाहे जितनी मर्जी सस्ती मिल रही हो, 30 की मत करवा, 29 की करवा और चला जा, ताकि तो नॉन रेसिडेंट बना रहे। तो प्लानिंग का कंसेप्ट है। 29 मई मेरे हिसाब से लास्ट डेट बनती है। 29 मई आंसर दिया भी हुआ है और यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं। तो आपके पास 59 डेज होने चाहिए, 60 से कम होने चाहिए, तब आप नॉन रेसिडेंट बने रहेंगे। अदरवाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि आप देखिए पीछे के 4 सालों का डाटा आपके सामने है। पीछे के 4 साल ऐसे हैं कि आपका जो स्टे है वो 365 डेज से ज़्यादा हो रहा है और आप इंडिया के रेसिडेंट बन सकते हैं। तो एक दिन का भी डिले विल रिजल्ट इन हैवी टैक्सेस। तो चाहे टिकट जितनी मर्जी महंगी मिल रही हो, निकल जाओ भाई हिंदुस्तान से 29 तारीख तक। चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी। मॉक टेस्ट में आया था क्वेश्चन, मेन एग्जाम में भी आया तो मज़ा आया ना। मेन एग्जाम में आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, शायद आते भी हो पता नहीं चलता, क्योंकि मेन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी स्टूडेंट को हैंड ओवर ही नहीं किए जाते। आप लोगों को ये बात पता होगी, जो आप में से पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता, आपको एक OMR शीट मिलती है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आपको MCQs करने होते हैं। तो वो जो MCQs के क्वेश्चन पेपर है वो अलग मिलता है और जो मेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है वो अलग मिलता है। जो MCQs का क्वेश्चन पेपर है वो आपको आंसर शीट के साथ ही, OMR शीट के साथ ही सबमिट करना होता है।
और जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि एमसीक्यूज का क्वेश्चन पेपर वहीं पे सबमिट हो जाता है, इस वजह से जनरली आम तौर पे हम लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया और कौन सा नहीं आया। लेकिन एक बार अभी नवंबर 2022 में ऐसा हुआ कि जो एमसीक्यूज थे वो लीक आउट हो गए थे। ऑब्वियसली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद किसी ने वो फोटोग्राफ क्लिक करके उसे सर्कुलेट कर दिया, वायरल कर दिया। तो सिर्फ नवंबर 2022 के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी भी ईयर के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं हैं। हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आ जाओ, MTP नंबर 2 ऑफ May 2019, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेगा। मिस्टर विलियम्स इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप ध्यान से देखिएगा, बार बार इंडियन सिटीजन वर्ड लिखा आ रहा है। एंड देन प्लीज 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 यू शुड अप्रिशिएट, दैट इज द रीजन। आपने देखा अभी तक जितने क्वेश्चन करे सब में इंडियन सिटीजन आ रहा है। दैट इज द रीजन कि जब मैंने आपके साथ पहली क्लास करी थी रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो बिफोर आई टॉट यू द कंडीशंस टू बी अ रेसिडेंट और टू बी अ नॉन रेसिडेंट, बिफोर आई टॉट यू दैट, आई टॉट यू द कंडीशंस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने आपको सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बताया था। फिर आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, CAA, उससे पहले CAB था, उसमें क्या लड़ाई झगड़ा था, असम का क्या लड़ाई झगड़ा था, वो सारी बातें मैंने सरसरी तौर पे आपके साथ क्लास में डिस्कस करी थी। दैट इज रिक्वायर्ड। we don't require geopolitics, but we require some part of a geopolitics that is related to our subject, ताकि पता तो चले हमारे सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है। सब्जेक्ट भी ऐसा है कि सराउंडिंग्स रिलेट हो जाती हैं। तो मैंने ये सिटीजनशिप के बारे में आपके साथ डिस्कशन अच्छा खासा इसी वजह से करा था क्योंकि आपका माइंड डेवलप हो, और वो हुआ भी। तो विलियम्स एक इंडिया का सिटीजन है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। वो इंडिया से बाहर गया था जी पहली बार 29 फरवरी 2022 को। 29 फरवरी 2022 का मतलब हो गया कि ये प्रीवियस ईयर था 2021-2022, तो पिछले साल वो इंडिया से बाहर गया था पहली बार। ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल टू द हाई कमीशन इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में हाई कमीशन में वो गया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, IFS ऑफिसर रहा होगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर रहा होगा। During the current year, he visited India only for 1 week on the occasion of his brother's marriage. तो अपने भाई की शादी में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वो इंडिया में आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। During the year, his income includes salary, foreign allowances, rent from the property in Singapore, interest under fixed deposit which are maintained with the State Bank of India. His taxable income for the current year will include. हाँ, अब आ गई यहाँ पे बड़ी मजेदार बात। अगर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इंडिया से बाहर काम कर रहा है, तो नॉर्मली जब हम लोग सैलरी का चैप्टर करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 9 आता है, और सेक्शन 9 कहता है कि सैलरी एक्रू एट अ लोकेशन विद द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म कहाँ पे हो रही हैं? सर्विसेज परफॉर्म इंग्लैंड में हो रही हैं, हाई कमीशन ऑफ इंग्लैंड में। तो दैट मीन्स सैलरी एक्रूज एट इंग्लैंड। लेकिन एक्सेप्शनल केस ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो हिज सैलरी विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। नॉर्मल केस में एक्रू कहाँ पे? एट अ प्लेस ऑफ सर्विस। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में इट विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1। तो यहाँ पे इसकी सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। इस बात का फिर आगे सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 7, यू मे कॉल इट एज अ क्लॉज 7, ये कहता है कि साहब सिर्फ सैलरी विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। अगर हम लोग अलाउंसेस की बात करें, अगर हम लोग परक्यूसेस की बात करें, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में। तो इस केस में हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो साहब इसको जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल है, लेकिन जो फॉरेन अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेप्ट रहेंगे। इसके फॉरेन अलाउंसेस आर नॉट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। परक्यूसेट्स होता तो वो भी एग्जेप्ट रहता। फिर वो कहता है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अब ये है ही नॉन रेसिडेंट। एग्जामिनर ने ये कहा कि वो पिछले साल चला गया था और इस साल सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंडिया में आया, सिर्फ 7 डेज के लिए इंडिया में आया। तो अगर वो इस साल सिर्फ 7 डेज के लिए है तो इस साल वो नॉन रेसिडेंट है। एंड बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, सिंगापुर की रेंटल इनकम उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी।
लेकिन इंटरेस्ट कमा रहा है फ्रॉम एफडी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ दो इनकम टैक्सेबल हैं, एक सैलरी और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज। इसके अलावा कुछ भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। आंसर देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है। पॉइंट नंबर ए, ऑल ऑफ देम विल बी टैक्सेबल, गलत है, 100% गलत है, बकवास है। ऑल ऑफ देम सिंस विलियम्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, रबिश। सिटीजन के बेस पे नहीं होता, आर के बेस पे होता है। सेकेंड, ओनली इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट मेंटेन इन इंडिया, रबिश, क्योंकि सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। नो इनकम शैल बी टैक्सेबल सिंस विलियम्स इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द करंट ईयर, वो कहता है कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना, गलत है जी। एसबीआई की जो इनकम है वो तो इंडिया में कमा रहा है, वो तो वैसे भी इंडिया में टैक्सेबल है। तो आंसर होगा सैलरी एंड इंटरेस्ट इनकम, आंसर डी है। दो चीज़ें टैक्सेबल हैं, बाकी सारी डिस्कशंस मैंने आपके साथ कर दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है एग्जामिनर, कहता है मई 2019 का सेकंड एमटीपी जो आया था उसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, कौन सी ऐसी इनकम है जिसको हम लोग मानेंगे कि उसका सोर्स इंडिया में नहीं है, नॉट डीम टू एक्रू एंड अराइज। पॉइंट 1, बिजनेस कनेक्शन हमेशा इंडिया में माना जाता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनकम थ्रू एंड फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी को बेच के कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रेंटल इनकम इज ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ऑब्वियसली कैपिटल एसेट इन इंडिया तो वो हमेशा इंडिया में टैक्सेबल माना गया है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इनकम रिलेटेड टू ऑपरेशंस व्हिच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सपोर्ट। याद रखिएगा, क्लासेस के अंदर भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के अंदर गुड्स परचेज कर रहा है विद द ऑब्जेक्टिव कि उन गुड्स को इंडिया से परचेज करके इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा और विदेश में जाकर बेच के अपनी उसके ऊपर आमदनी कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो याद रखिएगा वो विदेश में ही टैक्सेबल होगा, वो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, वो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। दैट इज नॉट डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो आंसर हमारे पास आता है डी। देन क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मॉक टेस्ट में पूछा गया था, मॉक टेस्ट नंबर 2 था, मई 2019 का, एक नंबर का क्वेश्चन था, 1 टके का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है 31 अगस्त 2022, दैट मीन्स इस साल, करंट ईयर की बात कर रहा है वो, इस साल कश्यप नाम का एक व्यक्ति है जो कि जापान जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगस्त में जा रहा है। तो अगर आप 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की कैलकुलेशन करेंगे तो 182 से कम आता है। तो 31 अगस्त को इंडिया से बाहर गया है, जापान गया है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सेप्शन केस अप्लाई होता है, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। सेकेंड एक्सेप्शनल केस हम लोग जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, वो हम लोग चेक नहीं करते। 182 डेज के बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। आगे की बात करते हैं। हिज फैमिली अकम्पनीड हिम, उसके साथ में उसके घर परिवार वाले लोग भी गए हैं। ओइंग टू लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए जापान जा रहा है तो उसके जो घर वाले हैं वो साथ में गए हैं। मिसेस कश्यप इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैशन बुटीक इन जापान सून। याद रखिएगा, सून वर्ड यहाँ पे जरूरी है। अभी मिसेस कश्यप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है, वो अभी विचार बना रही है, प्लान कर रही है, विचार बना रही है कि मैं बहुत जल्द ऐसा करूंगी। तो भाई जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब देखेंगे ना, अभी हम लोग क्यों इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो मिसेस कश्यप का एम्प्लॉयमेंट वाला केस अप्लाई नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट वाला केस मिस्टर कश्यप का होगा, मिसेस कश्यप का नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। वो कहता है स्टार्टिंग सून वंस शी गेट्स सेटल्ड, ठीक है जी, वहां सेटल होंगे उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। बोथ मिस्टर एंड मिसेस कश्यप आर इंडियन सिटीजन्स एंड दे हैव बीन वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन अ डिकेड। तो पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, 10 साल से इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के सिटीजन भी हैं। कमेंट अपॉन देयर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द करंट ईयर, अज्यूम दैट डिड नॉट विजिट इंडिया आफ्टर अगस्त 2022। तो अगस्त के बाद वो इंडिया में कभी आए ही नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहा है, आसान है। कश्यप इंडिया का नॉन रेसिडेंट, 182 डेज से कम है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए।
उसकी बीवी मिसेस कश्यप ROR ऑफ इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है 60 डेज वाली, प्लस पीछे के 10 सालों में वो इंडिया में ही है और एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं, तो बीवी मिसेस कश्यप इज ROR और हस्बैंड मिस्टर कश्यप इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर देख लेते हैं। ए में वो कहता है मिस्टर एंड मिसेस कश्यप विल क्वालिफाई एज नॉन रेसिडेंट, गलत है। बी में कहता है मिस्टर कश्यप विल क्वालिफाई एज नॉन रेसिडेंट, मिसेस कश्यप विल बी NOR, ये भी गलत है। मिस्टर कश्यप विल क्वालिफाई एज नॉन रेसिडेंट, मिसेस कश्यप विल बी ROR, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड डी में वो कहता है मिस्टर एंड मिसेस कश्यप बोथ क्वालिफाई एज NOR, बकवास है, ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ओरली आपको सारी बातें बता दी, जो भी यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख के दी हुई है सोल्यूशन में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ओरली बता दी है। क्वेश्चन नंबर 14 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, नवंबर 2019 में आया था, 2 नंबर का। एग्जामिनर कहता है मिस्टर विकेश इज अ US सिटीजन। आप ये देखो कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि व्यक्ति कहाँ का सिटीजन है। लगभग हर क्वेश्चन में कह रहा है ना एग्जामिनर, इंडिया का सिटीजन, विदेश का सिटीजन, लगभग हर क्वेश्चन में बता रहा है। एंड टू माय सरप्राइज पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है सिटीजनशिप के बारे में, कुछ भी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। एंड इस वजह से मैं कहता हूँ आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोगों ने क्लास के अंदर बहुत मेहनत करी है। आगे चलते हैं। मिस्टर विकेश अ US सिटीजन केम टू इंडिया फॉर एन असाइनमेंट, इंडिया में आ रहा है, किसी काम के लिए आ रहा है, USA का सिटीजन है। 11 जनवरी 2020 को आया है और 9 अक्टूबर 2020 को गया था। तो याद रखिएगा 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 11 जनवरी 20 का मतलब है कि ये 2019-20 में आया था और फिर 2020-2021 में गया है। आपको अलग अलग दिया हुआ कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होंगे। फिर वो कहता है वेंट बैक टू हिज होम कंट्री ऑन कंप्लीशन ऑफ द सेम, ही देयर आफ्टर विजिटेड इंडिया ऑन 5 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021 का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो पीछे के 3 साल हैं, पीछे के 3 सालों का डाटा आपको वो एग्जामिनर दे रहा है, आपने नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। वो कहता है विजिटेड अगेन फॉर एन असाइनमेंट विच एंडेड ऑन 26 मई 2022। 26 मई 2022 का मतलब करंट ईयर में एंड हो रहा है। अब आप डेट्स को ध्यान से देखें, 4 साल का डाटा है, 4 साल का। 11 जनवरी 2020 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 9 अक्टूबर 20 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 5 जुलाई 21 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फिर एंडेड ऑन 26 मई 22 का मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 2022-2023। 4 अलग अलग डेट्स, 4 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द लेटेस्ट डेट बाय विच विकास शुड डिपार्ट फ्रॉम इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट सो एज टू क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, मेरी नज़रों से शायद छूट गया होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसे अपडेट करूँगा तो मैं ये क्वेश्चन हटा दूंगा, एक क्वेश्चन मैं हटा दूंगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आंसर 29 मई है। ही कैन स्टे इन इंडिया फॉर मैक्सिमम ऑफ 59 डेज। 59 डेज इंडिया में रहेगा मैक्सिमम, नॉन रेसिडेंट बना रहेगा। 60 होते ही स्यापा शुरू हो जाएगा इसकी जांच को। नेक्स्ट आ जाओ। मॉक टेस्ट पेपर मई 2020 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है रमेश इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हर क्वेश्चन में सिटीजन आ रहा है, हर क्वेश्चन में। रमेश इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एम्प्लॉयड इन अ इंडियन हाई कमीशन इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में वो नॉन रेसिडेंट है। ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2022। तो सैलरी कमाया, दैट सैलरी विल बी डीम्ड टू एक्रू एंड एज इन इंडिया, अलाउंसेस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 10 क्लॉज 7। In addition, he was allowed purchases by the government, ये भी exempt रहेंगे। Which other following statements are correct? इनमें से कौन से statement ठीक है? Point A, salary allowances purchases received outside India are not taxable in India in Ramesh since he is a non-resident। बकवास, rubbish, ऐसा कुछ नहीं है।
Salary allowances perquisites received outside India by Ramesh are taxable in India since they are deemed to accrue and arise in India. Only salary is deemed to accrue and arise in India. Salary received by Ramesh is taxable in India, but allowances and perquisites are exempt. 100% ठीक स्टेटमेंट है सी, 100% ठीक है. सेक्शन और लिखा होता है तो और मजा आ जाता. एग्जाम में कहता है सैलरी रिसीव बाय रमेश इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स विल बी टैक्सेबल. आंसर विल बी सी. आपको आंसर दिया हुआ है अलॉन्ग विद सेक्शन. आपको आंसर दिया हुआ है अलॉन्ग विद सेक्शन. नेक्स्ट आ जाओ. मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी ऑफ नवंबर 2020 2 नंबर का क्वेश्चन है. एग्जाम में कहता है मिस्टर स्क्वेयर हु इज एन इंडियन सिटीजन करंटली रेसिडिंग इन दुबई, he came to India on a visit and his total stay in India during the current year was 135 days. 135 days है, दुबई है, 135 days है, कहीं न कहीं इशारा 120 days और 15 लाख की तरफ होने वाला है. He is not liable to pay any tax in Dubai. ठीक है, not liable to tax outside India. Stay in India greater than 120 days. Coming to India, stay greater than 120 days. अब 15 लाख वाली जो कंडीशन है वो चेक करनी है हम लोगों ने. Following are the details of the stay in India for the preceding years. पिछले सालों का आपको डाटा दे रहा है रुकने का. What shall be the residential status for the current year if his total income other than income from foreign sources is 10 लाख रुपए. अगर 10 लाख रुपए की उसकी इनकम है तो क्या होगा? अगर 10 लाख रुपए की इनकम है तो ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर ये 15 लाख से ज़्यादा हो जाता तो फिर ये बन जाता NOR ऑफ इंडिया. अब क्योंकि ये 10 लाख रुपए है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा. आंसर सी होगा. सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की कंडीशन में 15 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 17 मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 ऑफ मई 2021 2% का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था. एग्जामिनर कहता है हैरी नाम का व्यक्ति है, इंडिया का सिटीजन है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है और वो आपको ये कंसल्टेंसी दे रहा है बहुत सारे अलग अलग देशों में अराउंड द ग्लोब. तो इंडिया का सिटीजन है, इसका मतलब पासपोर्ट उसके पास इंडिया का होगा. चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी घूमता रहे लेकिन उसको दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए होगा. आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, फालतू की बात है, अननेसेसरी बात है, बट चलो कई बार कुछ एक्स्ट्रा बातें सुनने में मज़ा भी आता है. मेरे को बताने में मज़ा आता है, आपको सुनने में मज़ा आता है. अगर आपको किसी दूसरे देश जाना है तो आपको 2 सरकारों से इजाज़त लेनी होगी, 2 लोगों से परमिशन लेनी होगी. एक, आपको अपने देश की सरकार से इजाज़त लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी. आपको अपने देश की सरकार से इजाज़त कब और कैसे मिलती है? वो होता है पासपोर्ट. अगर आपको सरकार ने पासपोर्ट इशू करके दे दिया है तो इसका मतलब है कि सरकार आपको इजाज़त दे रही है कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं. आपको पता होगा कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका पासपोर्ट कोर्ट वाले अपने पास रखवा लेते हैं. क्यों रखवाते हैं? इसका मतलब ये है कि उस क्रिमिनल को इंडिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, या जो इजाज़त पहले दी गई थी अब उसे विड्रॉ कर लिया गया तो कोर्ट कहता भी अपना पासपोर्ट सरेंडर करो, यहाँ से इंडिया से बाहर नहीं जाओगे. तो इंडिया से बाहर जाना है, आपको इंडिया की सरकार से इजाज़त लेनी है, परमिशन लेनी है. उसके लिए डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट. पासपोर्ट मतलब पोर्ट पास कर सकते हो. कौन सा पोर्ट? एयरपोर्ट भी हो सकता है, सी का पोर्ट भी हो सकता है. यू कैन पास, यू कैन क्रॉस द पोर्ट, दैट इज द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट इज पासपोर्ट. दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपने जिस देश में जाना है उस देश का सरकार से भी आपको परमिशन लेना है. और वो जब परमिशन देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वीज़ा. वीज़ा का फुल फॉर्म रहता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे असिस्टेंस है या कुछ एकोमोडेशन ऐसे कुछ है. विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एकोमोडेशन या असिस्टेंस ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ है उस पर. तो वीज़ा का फुल फॉर्म भी है. तो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए. एक तो जहाँ से आप जा रहे हैं उस देश का पासपोर्ट चाहिए. दूसरा, जिस देश में जा रहे हैं उस देश से आपको वीज़ा चाहिए.
तो 2 डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो आप विदेश ट्रैवल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि साहब इसके पास तो बहुत सारी कंट्रीज़ का पासपोर्ट है, वो वीज़ा है, पासपोर्ट तो हिंदुस्तान का है क्योंकि वो इंडिया का सिटीज़न है। फिर वो आगे कहता है ड्यू टू हिज प्रोफेशन ही इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अक्रॉस वेरियस कंट्रीज थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है। हिज मार्केटिंग प्रोजेक्ट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 40 डेज, किसी भी देश में उसका जो प्रोजेक्ट है वो 40 दिन से ज़्यादा नहीं होता, तो 40 दिन या 40 दिन से कम है और वो फिर वो निकल जाता है किसी दूसरे देश में। एंड देयर आफ्टर हिज स्टे इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया यूजुअली नेवर एक्सीड्स 40 डेज इन अ ईयर, तो कभी भी उसका स्टे इंडिया को मिला के किसी भी देश में 40 दिन से ज़्यादा का स्टे उसका नहीं है। His income is 80 lakh rupees across the globe, which is not liable to tax in any country. भाई जब तुम किसी देश के रेसिडेंट ही नहीं हो तो टैक्स भी नहीं लगेगा। और मोदी साहब ने यही तो किया था कि अगर तुम किसी देश के रेसिडेंट नहीं हो तो हम तुम्हें इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे, बस शर्त यह है कि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। यू मस्ट ट्रैवल ऑन इंडियन पासपोर्ट और आपकी इंडिया में इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी इनकम है, कुछ ना कुछ लिखा होगा क्योंकि 80 लाख रुपए तो ग्लोब की, पूरे वर्ल्ड की इनकम लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एन इंडियन कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। हिज स्टे इन इंडिया फॉर दिस प्रोजेक्ट इज ओनली 25 डेज, तो करंट ईयर में वो इंडिया में 25 दिन के लिए है। बट हिज इनकम फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट वुड बी 30 लाख रुपीज। लो जी, फंस गया, मछली फंस गई जाल में। 30 लाख रुपए आ गया, 15 लाख से ज़्यादा है। इंडिया का पासपोर्ट है, किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, तो दैट मीन्स डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मोर सो व्हेन द इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख रुपए, तो ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वजह से आंसर क्या होगा वो देखते हैं। Being highly qualified professional, he consults you about the tax regime of his income and the residential status. So he is a deemed resident of India and पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी जी। अब ये क्लैरिफाई नहीं है, ये क्लैरिफाई नहीं किया हमारे इंस्टीट्यूट ने कि जो 80 लाख रुपीस है उस 80 लाख के अंदर 30 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है या 80 लाख अलग है और 30 अलग है, ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप उसके हिसाब से आप कैसे करोगे वो देख लेना। बट 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, शायद कुछ क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। एग्जामिनर कहता है ही शैल बी ट्रीटेड एज NOR एंड शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन 30 लाख रुपीज। ही शैल बी ट्रीटेड एज ROR एंड शैल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन 80 लाख रुपीज। ही शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट एंड विल नॉट बी लायबल टू टैक्स इन इंडिया। तो भाई ये सी तो गलत है, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये ROR भी नहीं हो सकता। एनी पर्सन हु इज अ डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज डीम्ड टू बी NOR ऑफ इंडिया एंड व्हेन ही इज NOR ऑफ इंडिया तो फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे आप सिर्फ उसकी इंडियन इनकम को टैक्सेबल करेंगे। इंडियन इनकम 30 लाख रुपीज है तो आपका आंसर होगा A, ही इज NOR एंड 30 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब ये डिबेट ही खत्म हो गया कि साहब क्या वो 30 लाख रुपीज़ 80 के अंदर इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है, ये डिबेट ही इस पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ जी, आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, अप्रिशिएट करो इस बात को। आंसर्स गिवन हैं, आंसर तक पहुंचे कैसे हैं उसका सोल्यूशन भी आपको गिवन है। नेक्स्ट आओ जी, क्वेश्चन नंबर 18, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 मई 2021, 2 नंबर का क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है Mr. Mango is an Indian citizen and he lives in New York, USA since last 10 years. He has a penthouse in Mumbai which is given on rent at 2 lakh rupees per month. Penthouse in Mumbai given on rent of 2 lakh rupees per month. इंडिया का सिटीजन है और वहाँ पे है, तो 2 लाख रुपये पर मंथ है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 24 लाख रुपये आता है, 24 लाख रुपये आ गया और 24 लाख में से अगर सेक्शन 24A का आप डिडक्शन दे देंगे 30% का, तो वो माइनस करने के बाद आता है 16,80,000 रुपये। अभी भी इनकम उसकी 15 लाख से ज़्यादा है। ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर ही कम्स टू इंडिया फॉर 152 डेज इन एग्रीगेट। तो 152 का मतलब हो गया 120 से ज़्यादा
15 लाख से ज़्यादा की इनकम है 30% का स्टैट्यूटरी डिडक्शन देने के बाद, तो हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years इज 366 days. इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. हालांकि दे दिया एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी. यू आर बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर मैंगो, एडवाइस हिम about his residential status in India. So he will be a resident but not ordinary resident. NOR होगा हमारे पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई जो हो रही हैं वो 15 लाख से ज़्यादा की इनकम और स्टे 120 डेज से ज़्यादा, इंडिया का सिटीज़न है, तो वो सारी कंडीशंस हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे चेक करेंगे कि वो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है. तो वो मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, आप आराम से इसको कर सकते हैं. मेरे ख्याल से आपको इसमें इश्यूज नहीं होंगे, चैलेंज नहीं होगा. देन हमारे पास आया मॉक टेस्ट नंबर 2 मई 2021 में. 1 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था. एग्जामिनर कहता है लिस्टेड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ नॉन रेसिडेंट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स जेड अपॉइंट्स मिस्टर रिस्की एज एन एजेंट इन इंडिया फॉर सेलिंग सच प्रोडक्ट. दोबारा से पढ़ते हैं. लिस्टेड इंटरनेशनल एक नॉन रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में नहीं, कुछ वो बिजनेस करती है गुड्स जेड बेचने का. तो लिस्टेड इंटरनेशनल इंडिया की नॉन रेसिडेंट गुड्स जेड बेचने का बिजनेस करती है. उसने रिस्की नाम के एक व्यक्ति को अपना एजेंट बनाया है इंडिया में फॉर सेलिंग ऑफ सच प्रोडक्ट. ठीक है. रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट अपॉइंटेड बाय अ नॉन रेसिडेंट. याद करो सेक्शन 9 यहाँ पे अप्लाई होगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कौन सा इनकम्स डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट एजेंट. आगे मिस्टर रिस्की वर्क्स एज एन एजेंट फॉर सेवरल अदर पर्सन ऑल्सो इंक्लूडिंग द नॉन रेसिडेंट एडिंग देम इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. The appointment of Mr. Risky will, part A, it will lead to a business connection in India as he is not an independent agent. It will lead to business connection in India as he is an independent agent. It will not lead to business connection in India as he is not an independent agent. It will not lead to business connection in India as he is an independent agent. देखो इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है ना, मिस्टर रिस्की वर्क्स एज एन एजेंट फॉर सेवरल अदर पर्सन ऑल्सो, ये जो ऑल्सो वाली लाइन है, ये वाली लाइन मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. मिस्टर रिस्की वर्क्स एज एन एजेंट फॉर सेवरल अदर पर्सन ऑल्सो, ये जो मैंने लाइन मार्क कर दी, इस लाइन की वजह से ये हो गया कि ये जो एजेंट तो है लेकिन इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है. ये सिर्फ इस लिस्टेड इंटरनेशनल के लिए काम नहीं कर रहा है. ही इज नॉट वर्किंग ओनली फॉर लिस्टेड इंटरनेशनल, ही इज वर्किंग फॉर मेनी अदर एजेंट्स एंड ड्यू टू दिस रीजन बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होंगे. बिजनेस कनेक्शन में ये था कि नॉन रेजिडेंट एक्सक्लूसिवली जो एजेंट है वो एक्सक्लूसिवली उस नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा हो. तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो आता है डी. आंसर आता है डी. इट विल नॉट लीड टू अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एज ही इज एन इंडिपेंडेंट एजेंट. और मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया हुआ है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 9. एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 9, agent with an independent status are not included in the business connection. Independent status would mean that the agent is working in an independent capacity as a broker or as a commission agent or any other agent by whatever name called, and he does not mainly work wholly on behalf of non-resident. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. इसी वजह से थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दीज आर माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस. एमसीक्यूज हैं, माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस हैं. भगवान करे ऐसे क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, लेकिन आ सकते हैं. सी इंस्टीट्यूट ने आपको दिखाया दिया है. उसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ नवंबर 2021, 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया. एग्जामिनर क्या कहता है यहाँ पे? एग्जामिनर कहता है साहब
एग्जामिनर कहता है कि साहब एक हिंदू डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुंदरम विच इज़ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक HUF है, उसका आपने रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, विच कैरीज आउट अ ट्रांजेक्शन इन मलेशिया, तो मलेशिया में उसका बिजनेस है, इट्स अफेयर्स आर पार्शली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बस बात यहीं खत्म हो गई। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है विच हैज़ फुल और पार्शियल कंट्रोल इन इंडिया, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फुल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, लेकिन फुल और पार्शियल कंट्रोल इन इंडिया इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब आप ये चेक करोगे कि ये ROR या NOR है, उस ROR और NOR के लिए आप क्या चेक करोगे? ROR और NOR के लिए आप चेक करोगे कर्ता क्या पिछले 10 सालों की कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया। अगर कर्ता ने पिछले 10 सालों की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दोनों एडिशन कंडीशन, तो फिर HUF विल बिकम ROR ऑफ इंडिया, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर ही सा NOR ऑफ इंडिया। किसकी बात करें? HUF की। मूविंग ऑन, इट्स अफेयर्स आर पार्शली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज मिस्टर सुंदरम, who is from Chennai, visits India on 1st of June 2022 and leaves Malaysia on 10th of February 2023. He has not visited India for past 11 years. बस यही वाली कहानी हो गई। याद रखिएगा, कर्ता का करंट ईयर में इंडिया में स्टे कितने दिनों का है वो रेलेवेंट नहीं है। आपको चेक करना है कि कर्ता पिछले 10 साल इंडिया में कितने दिन के लिए था, क्या 10 साल में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन? अगर हाँ तो वो HUF विल बिकम ROR, लेकिन जैसे इस केस में है HUF का स्टेटस विल बी NOR, क्योंकि एडिशनल कंडीशन सुंदरम सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इस वजह से द फैमिली विल बिकम NOR ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 मॉक टेस्ट में पूछा गया था मई 2022 में, 2 नंबर का। एग्जामिनर कहता है कि सुशांत नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, कनाडा में रहता है। इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन का मतलब हमें पता है जिसके फादर या मदर या दादा दादी नाना नानी का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या उस इंडिविजुअल का खुद का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कनाडा में रहता है। During the current assessment year, he visited India on several occasions and the period of stay in total amounts to 129 days. So, any individual who is a citizen of India or a person of Indian origin coming to India, तो यहाँ पे person of Indian origin comes to India for 129 days during the year. And his period of stay in India during the preceding years 21-22, 2021, 1920 and 1819 was 135, 115, 95, 125 days respectively. तो पिछले 4 साल का डाटा भी गिवन है। क्वेश्चन की डिजाइनिंग से समझ आ रहा है कि पिछले 4 साल के डाटा की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। He earned the following income during the previous year 22-23. तो प्रीवियस ईयर 22-23 में वो ये इनकम अपनी कमा रहा है। सोर्स income received or deemed to be received in India 2,50,000. Income accruing and arising which is deemed to accrue and arise in India or deemed to accrue and arise in India. Income accruing and arising and received outside India from a business which is controlled from India. Income accruing and arising and received outside India from a business which is controlled outside India. मेरे बेटा याद रखिएगा, जब हम लोग 15 लाख की इनकम की बात करते हैं तो 15 लाख की इनकम कैलकुलेट करने में 2 प्रकार की इनकम इंक्लूड होती है। एक तो इंडियन इनकम इंक्लूड होगी। हमारे इस एग्जाम्पल में 2 प्रकार की इनकम आपकी इंडियन इनकम है, एक 2.5 लाख रुपए वाली इनकम और एक 3,75,000 रुपये वाली इनकम। ये दोनों इनकम इंडियन इनकम्स हैं। और दूसरी इनकम कौन सी इंक्लूड करते हैं? कोई भी फॉरेन बिजनेस की इनकम, अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड इनकम है 5.5 लाख वाली इनकम, आप इसको भी इंक्लूड करेंगे 15 लाख में। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 250 जमा 3 75 जमा 5 50,
हमारे पास आ जाता है 11,75,000 रुपये। अब आप इन 3 इनकम्स को अगर इंक्लूड करते हैं तो 11,75,000 रुपये है, जो कि 15 लाख रुपए से कम है, जो कि 15 लाख रुपए से कम है। अब क्योंकि ये इनकम 15 लाख रुपए से कम है और उसका इंडिया में स्टे चाहे उसका 120 डे से ज़्यादा भी है, लेकिन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, इस वजह से ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो इसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ 2 प्रकार की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक 2,50,000 रुपये वाली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और दूसरा 375 विच इज डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो अगर आप इन दोनों इनकम को ऐड कर दें तो 250 प्लस 375 को मैंने ऐड किया तो 625 विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो आंसर क्या है? नॉन रेसिडेंट है और इनकम 625 है, यह हमारा आंसर है। आपको नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुशांत, सुशांत का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है ये बता दो। एंड साथ में वो कहता है एंड हिज इनकम विच इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट का है, क्योंकि उसकी इनकम 15 लाख से कम है। दूसरा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और दूसरी इनकम कौन सी? इनकम विच इज डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो आंसर हमारे पास होगा ए, नॉन रेसिडेंट है एंड 625 इज लायबल टू टैक्स इन इंडिया। नीचे सारा का सारा सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, आप इस सोल्यूशन को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको ये भी समझ आएगा कि जब आपने ये चेक करना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो उसके अंदर आपने कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, और फिर जब वंस यू हैव डिसाइडेड दैट ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो फिर उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय आपने कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, इन क्वेश्चंस को करके आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत थॉरली ब्रश अप हो जाते हैं। नेक्स्ट, नवंबर 22 का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 में 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर पूछता है आपसे हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। इनमें से कौन नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? पहला, मिस्टर जॉय हु इज एन इटालियन डिजाइनर comes to visit India to explore Indian handloom on 3rd of September and he left on 15th of December. For past 4 years he visited India for a fashion show and stayed in India for 100 days each year. तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि पिछले 4 सालों का टोटल 400 दिन बन रहा है, पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज से ज़्यादा बन रहा है, ये बात तो समझ आ गई। साथ साथ में वो ये कहता है कि साहब वो इंडिया में आया था 3 सितंबर को और जा रहा है 15 दिसंबर को। तो 3 सितंबर और 15 दिसंबर के बीच में कितने दिन हैं वो काउंट कर लेते हैं। सितंबर क्या है? 3 सितंबर। सितंबर में होते हैं 30 डेज, 2 दिन सितंबर के आप हटा दो तो सितंबर के हैं 28 दिन सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 15, ये हो गए जी टोटल 104। तो करंट ईयर में 104 दिन और पिछले 4 सालों का टोटल 400 दिन, इसका मतलब 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जॉय तो बन गया भाई इंडिया का रेसिडेंट। तो जॉय तो इंडिया का रेसिडेंट है। ये कह रहा है कि ये बताओ कि नॉन रेसिडेंट कौन है। तो जॉय तो नॉन रेसिडेंट नहीं है, जॉय के ऊपर मार दिया लंबा सा काटा। नेक्स्ट, संजय बॉर्न एंड सेटल इन कनाडा। संजय नाम का व्यक्ति है, पैदा हुआ कनाडा में, सेटल है कनाडा में। इंडिया आता है 3 महीने के लिए अपने माता पिता को मिलने के लिए। कमाल के माता पिता हैं, बच्चा कनाडा में पैदा करके खुद यहाँ पे आ गए। तो कनाडा में बच्चा रहता है और खुद वो इंडिया में रहते हैं उसके माता पिता। वो हर साल 3 महीने के लिए इंडिया में आता है अपने माता पिता को मिलने के लिए। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 1946 में उनका बर्थ हुआ था, लिविंग इन मुंबई। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। तो इसका मतलब जो संजय है इसका स्टेटस क्या बन गया? संजय का स्टेटस बन गया दैट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसकी इनकम दी हुई है 15,20,000 रुपये। लो जी, पड़ गया स्यापा। संजय
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया, हैविंग इनकम मोर देन 15 लाख रुपए एंड हैज स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज। मैंने कैसे कहा 120 डेज? क्या 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? जरा चेक करना, क्या 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? नहीं होती भाई। 3 मंथ्स लिखा हुआ है, 3 मंथ्स लिखा हुआ है। अगर हर महीने के 30 डेज मानता हूं मैं, तो 3 इंटू 30 इज 90 डेज। भाई हो सकता है कोई एक महीना हो जिसमें 31 डेज हो, या 2 महीने हो जिसमें 31 डेज हो, तो 90 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, लेकिन हर हालत में 120 से कम है। तो 120 वाली कंडीशन फेल हो गई, चाहे 15 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजय भाई साहब इंडिया के नॉन रेसिडेंट हैं। संजय भाई साहब इंडिया के नॉन रेसिडेंट हैं, ये तो हमें पता चल गया। जॉय क्या था? जॉय रेसिडेंट था, संजय नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद चैंग इज अ कोरियन सिटीजन एंड इज अ साइंटिस्ट। चैंग नाम का व्यक्ति है, कोरिया का रहने वाला है, कोरिया का सिटीजन है और साइंटिस्ट भी है। वो इंडिया आता है हर साल 3 महीने के लिए। ना सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। वो इंडिया से बाहर गया था अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड ही स्टेड इन इंडिया फॉर स्टडी एंड रिसर्च ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अगस्त 18 टू जुलाई 22। जुलाई 22 तक कितने डेज हैं जरा वो काउंट कर लीजिए। जुलाई 22 तक कितने डेज है काउंट कर लीजिए। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई का 1, टोटल बन गया साहब 92 डेज। तो करंट ईयर में 92 डेज है, और वो इंडिया में रह रहा था 2018 से। अब तो 2023 चल रहा है, 18 से रह रहा है, तो इसका मतलब पीछे के 4 साल का टोटल 365 से ज़्यादा है। करंट ईयर में 60 से ज़्यादा, पीछे के 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा। तो चैंग भाई भी क्या बन गया? चैंग भाई भी बन गया रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जोए कौन है? ये भी है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संजय कौन है भाई? संजय है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देखो कितनी अजीब सी बात है, जिनके अंग्रेजों वाले नाम वो इंडिया के रेसिडेंट, और जिनका देसी नाम वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट। तो ये है जी हमारा आंसर। क्या है जी? वो कह रहा है नॉन रेसिडेंट कौन होगा? सिर्फ संजय नॉन रेसिडेंट होगा। मैंने आपको सारा क्वेश्चन भी समझा दिया, और इनका सोल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है। मैंने सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा। देन आरटीपी के क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 आरटीपी में आया था मई 2019 में। तो यू शुड अप्रिशिएट द डिज़ाइनिंग पार्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सारे आरटीपी करवाऊंगा, सारे एमटीपी करवाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। आरटीपी ऑफ मई 2019 क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे अर्न्स द फॉरेन इनकम ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। करंट ईयर में वो अपनी इनकम कमाता है। कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/4 इज रिसीव्ड इन इंडिया। टोटल 4 लाख। टोटल 4 लाख है, उस 4 लाख का 1/4 1 लाख रुपए इंडिया में रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब 3 लाख इंडिया से बाहर रिसीव हुआ है। इन कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग विच इज लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड। तो बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया, तो ये तो वैसे इंडियन इनकम है। कहता है मिस्टर जे इज NOR ऑफ इंडिया। मिस्टर जे नाम का व्यक्ति इंडिया का NOR है। वट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम विच विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो ठीक है, अगर वो NOR है तो इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर हिम। तो आप इंडियन इनकम निकाल लो। इस 4 लाख का सिर्फ 1/4 1 लाख रुपए, प्लस ये 6 लाख रुपए का पैसा इंडिया में ही कमाया, तो 6 लाख रुपए ये वाला भी टैक्सेबल है। टोटल 7 लाख रुपए टैक्सेबल है। तो हमारे पास आंसर होगा ए, टोटल 7 लाख रुपए टैक्सेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज एन इंडियन सिटीजन एंड इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप। व्हाट इज अमेरिकन बाउंड? अमेरिकन बाउंड का मतलब है कि भाई इंडियन शिप है इंडिया का शिप, लेकिन वो अमेरिका बाउंड है, मतलब अमेरिका जा रहा है, जिसके ऊपर जे नाम का व्यक्ति स्टाफ मेंबर बन के जा रहा है। और जे कौन है? जे इंडिया का सिटीजन है। सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। आप 182 डेज की कंडीशन चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन आप चेक नहीं करेंगे। एग्जामिनर कहता है
that he departed from Chennai on 25 April. The following details for the current year would be, from the following details, what would be the residential status of Mr. J, assuming that his stay in India in preceding 4 years is 365 days and in preceding 7 years is 730 days. तो पीछे के 4 साल की तो कोई रेलेवेंस है नहीं, हमें 7 साल की रेलेवेंस फिर भी समझ आती है, लेकिन पीछे के 4 साल की कोई रेलेवेंस नहीं है. अब वो कहता है डेट विच इज एंटर्ड इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज 25 अप्रैल एंड डेट एंटर्ड इन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाइल साइनिंग ऑफ, तो 24 अक्टूबर. तो मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल 2022 से लेके 24 अक्टूबर 2022 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हिज स्टे इज नॉट इन इंडिया, इसका स्टे इंडिया से बाहर है. तो अब आप ये वाला टाइम पीरियड इंडिया से बाहर मान लो और टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, आपको पता चलेगा अगर 182 से ज़्यादा है तो रेजिडेंट है, 182 से कम है तो वो नॉन रेजिडेंट है. इसके लिए रूल नंबर 136 लगता है, जो मैंने आपको समझाया. यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 183 डेज़ का आ रहा है. इस वजह से वो अपनी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. फिर पीछे के 7 साल का डाटा दिया हुआ है, हमें 10 साल का चाहिए होता है लेकिन 7 साल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन. इस वजह से हम ये मान रहे हैं दैट ही इज़ अ ROR ऑफ इंडिया. हाँ, ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है he has been filing his income tax return in India as a resident for preceding 2 previous years. तो preceding 2 previous years के लिए वो as a resident अपनी रिटर्न सबमिट कर रहा है. तो इसका मतलब पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल के लिए रेजिडेंट होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. पिछले 10 सालों में 730 डेज का स्टे होना चाहिए, वो वाली कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई. तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस वजह से वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा. आंसर हमारा होगा A. तो आराम से आप देखिए, सब कुछ एग्जामिनर ने कर लिया. और दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज योर फुल चैप्टर एंड योर सिलेबस. नो नीड टू डू एनी रबिश. रबिश मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रबिश जो मैराथन्स यूट्यूब पे चल रहे होते हैं जस्ट 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल रबिश. कोई ज़रूरत नहीं है, ये MCQs कर लीजिए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 25 जो कि क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा अच्छे से. 25 है कौन सा, कहाँ तक कर लिया मैं भूल ही गया, कहाँ तक कर लिया. हाँ 25 ही आएगा. 25 एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे एज 35 ईयर्स इज अ नॉन रेसिडेंट. तो 35 साल का व्यक्ति है मिस्टर जे, इंडिया का नॉन रेसिडेंट है. डिविडेंड कमाई है उसने 12,50,000 रुपये फ्रॉम एन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी से 12.5 लाख का डिविडेंड कमाया, विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन September 2022 and credited directly to his bank account on 5th of October 2022 in France. And 15,000 रुपये as interest in the savings account from State Bank of India. Assuming that he has no other income, what will be the income chargeable to tax in his hands? तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ये तो बड़ी आसान है भाई. 12,50,000 रुपये ये वाला आ जाएगा, 12,50,000 रुपये ये भी आ जाएगा डिविडेंड का पैसा. 15,000 रुपये का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आ जाएगा. लेकिन आपको याद होगा सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट के ऊपर 80 TTA का डिडक्शन भी मिलता है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का. तो इसका मतलब 12,50,000 ये वाला, 15,000 ये वाला, टोटल बन गया 12,65,000, 12,65,000. 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा तो 12,55,000 आंसर बन जाएगा. हमारा आंसर आना चाहिए D, 12,55,000. देखिएगा नीचे मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, 80 TTA का डिडक्शन लेस होगा. अक्सर स्टूडेंट ये पॉइंट मिस कर जाएंगे एग्जाम के अंदर. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अक्सर स्टूडेंट ये वाला पॉइंट मिस कर जाएंगे. तो 1255 आ गया. और देखो इसी वजह से MCQs में स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं.
एमसीक्यूज में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंसर दे देते हैं, डी आंसर है, और सोल्यूशन देते नहीं है। और स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन कर रहा है बिना सोल्यूशन के, तो 90% चांस है कि वो 80 TTA का डिडक्शन देगा नहीं और वो आंसर मार्क करेगा 1265। 90% चांस है, जबकि एक्चुअल में आंसर क्या है, 1255 है। 80 TTA का डिडक्शन नॉन रेसिडेंट को मिलता है। क्वेश्चन 26, एग्जामिनर कहता है, आरटीपी नवंबर 2020, एग्जामिनर कहता है निशांत नाम का व्यक्ति है, एनओआर है इन द प्रीवियस ईयर 21-22, पिछले साल एनओआर था, करंट ईयर में वो आरओआर बन गया है। पिछले साल एनओआर, करंट ईयर में आरओआर है, और वो रिसीव कर रहा है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटेड टू 1 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 21-22 इन अ बैंक इन कनाडा। तो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही रिमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया थ्रू एन अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। तो पिछले साल रेंट रिसीव करा था, पिछले साल का पैसा वो इस साल इंडिया में लेके आ रहा है। अब ये पैसा पिछले साल इसका टैक्सेबल हो चुका होगा रेंट का, मान लो 1 मिनट के लिए कि नहीं टैक्सेबल हुआ, कोई बात नहीं, तो भी आप उसे इंडिया में इस साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। इस साल वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है इंडिया में, रेमिटेंस भेज रहा है, जिसको रेमिटेंस मिलता है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। तो आंसर क्या है, एग्जामिनर पूछता है इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया एंड इफ सो हाउ मच इट इज टैक्सेबल एंड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में टैक्सेबल है। तो भाई पॉइंट ए, यस 70,000 वॉज टैक्सेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 21-22, पिछले साल, ठीक है, ये वाली बात ठीक है, गलत नहीं है। और इन इंडिया टैक्सेबल था, नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि पिछले साल तो वो वैसे ही एनओआर था। तो स्टेटमेंट नंबर ए गलत हो गई। बी, यस 1 लाख रुपीज वॉज टैक्सेबल इन द ईयर 21-22, वैसे गलत है, क्योंकि 1 लाख तो वैसे भी नहीं होगा, 30% का डिडक्शन सेक्शन 24A का स्टैट्यूटरी डिडक्शन दे रहा है, वो तो दिया नहीं है। नेक्स्ट, सी 70,000 वॉज टैक्सेबल इन इंडिया इन द ईयर 21-22, ये भी गलत है। वैसे तो मेरे ख्याल से सिचुएशन नंबर ए और सी तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, पर चलो ए भी गलत है, सी भी गलत है। डी, नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया आइदर इन द ईयर 21-22 और इन द ईयर 22-23, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये पैसा ना तो 21-22 में टैक्सेबल होगा, ना 22-23 में टैक्सेबल होगा। ऐसा क्यों, 21-22 में एनओआर था, इस वजह से फॉरेन इनकम को टैक्सेबल नहीं किया। 22-23 में वो पैसा है ही नहीं, वो तो रेमिटेंस है, इनकम है ही नहीं, तो इसलिए टैक्सेबल नहीं किया। देन क्वेश्चन नंबर 27, आरटीपी मई 2021, एग्जामिनर कहता है तेजस इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही लेफ्ट इंडिया परमानेंटली इन द ईयर 2016 विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो इंडिया का सिटीजन है, अब पासपोर्ट इंडिया का कैरी कर रहा है, लेकिन इंडिया से बाहर जा चुका है, अब वो इंडिया में नहीं रहता। फॉर एक्सटेंडिंग हिज रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑफ टॉयज इन कैनेडा, फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। तो बिजनेस इंडिया में चल रहा है, लेकिन मैनेज वो कनाडा से कर रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ हिज इंडियन बिजनेस ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 जनवरी। तो अगर आप काउंट करके देखेंगे तो सितंबर के कितने दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, तो वो हर साल 153 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है, ठीक है जी। His business income is 23,50,000 रुपए एंड 18 लाख रुपए फ्रॉम रिटेल ट्रेड बिजनेस इन कनाडा एंड इन इंडिया। तो मतलब 23,50,000 रुपए कनाडा का है और 18 लाख रुपए इंडिया का है। अब आ गया मजा। पहला, इंडिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है, इंडिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है, इंडिया का सिटीजन है। दूसरा, इंडिया में आ रहा है। तीसरा, इंडिया में 153 डेज के लिए आ रहा है, तो 120 से ज़्यादा है। और चौथा, 18 लाख की इनकम है, मतलब इनकम भी इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा की है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे देखो क्या कहता है, वो कहता है he has no other income, determine the residential status and income which is taxable for the current year। होगी बात, he will be a resident of India, he will be resident of India and he will be deemed to be NOR of India, he will be deemed to be NOR of India। अब क्योंकि ये NOR है
तो 18 लाख की जो इंडिया की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल है। जो कनाडा का पैसा है 23,50,000 पे, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आंसर इज एनओआर एंड 18 लाख इज टैक्सेबल इन इंडिया। आंसर देख लीजिए क्या है। आरओआर इन इंडिया एंड इनकम ऑफ 18 एंड 23,50,000 विल बी टैक्सेबल, गलत। एनआर एंड 18 लाख रुपए ऑफ इंडियन रिटेल वुड बी टैक्सेबल, गलत। एनओआर एंड 18 लाख रुपए फ्रॉम इंडियन रिटेल बिजनेस वुड बी टैक्सेबल, आंसर सी। यहाँ पे सी होगा जी, आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे मेरे को इसका करेक्शन करना होगा, इसका आंसर होगा सी। देन डीम्ड रेसिडेंट 18 लाख रुपए फ्रॉम इंडियन रिटेल बिजनेस वुड ओनली बी टैक्सेबल, तो आंसर इज सी। ही इज एनओआर, ये एनओआर है, और बीइंग एन एनओआर इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, कितना, बीइंग एन एनओआर। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो कनाडा का बिजनेस है 23,50,000 पे, इसका कंट्रोल कहाँ पे है? यहाँ पे वो लिखता है फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। ठीक है जी, तो फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे, वो आंसर होगा जी, आंसर सी। आंसर सी, इसका आंसर सी होगा। और जो कनाडा की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल ना करते हुए आप सिर्फ इंडिया की इनकम को आप इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 28। 28 क्या कहता है? आरटीपी मई 2022 का एग्जामिनर कहता है राजेश एज 53 years एंड हिज वाइफ सौम्या एज 50 years आर सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। राजेश नाम का व्यक्ति है, 53 years की एज है। सौम्या नाम की लेडी है, 50 years की एज है। एज मैटर नहीं करती, दोनों कंट्री एक्स के सिटीजन हैं। अब कंट्री एक्स कौन सी है, पता नहीं कौन सी है। दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस देयर बर्थ, दे आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन कंट्री एक्स। तो किसी विदेश में रहते हैं, विदेश के नागरिक हैं, इंडिया में उनकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है, ना कंट्री एक्स पर कोई टैक्सेबल है। बोथ ऑफ देम हैव टेकन कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर उनको बड़ा पसंद आ गया जी। मिस्टर राजेश पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स में इसके माता पिता और इसके दादा दादी नाना नानी का बर्थ हुआ था। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, ना सिटीजन है इंडिया का, ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मिसिस सौम्या विजिट्स इंडिया अलॉन्ग विद राजेश फॉर 4 months एवरी ईयर टू बी विद हर पेरेंट्स। हाँ, ये होगी बात। मिसिस सौम्या के पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ, तो मिसिस सौम्या जो है वो क्या बन गई, वो बन गई अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वर बॉर्न इन दिल्ली एंड हैव ऑलवेज स्टेड इन दिल्ली। तो पेरेंट्स वर बॉर्न इन दिल्ली, मिसेस सौम्या इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब हमारा यहाँ पे आंसर बदलेगा। मिसेस सौम्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रही है, और राजेश पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है। एग्जामिनर कहता है इसके आगे, ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली NCR। इनकम ऑफ राजेश एंड सौम्या फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज 18 लाख एंड 16 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। सौम्या की इनकम 16 लाख। इसका मतलब ये हो गया दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया, अर्निंग इन इंडिया इनकम ग्रेटर दैन 15 लाख रुपए। तो यहाँ पे वो रेसिडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब साथ में क्योंकि वो रेसिडेंट है और डीम्ड टू बी एनओआर है, तो सौम्या विल बी एनओआर ऑफ इंडिया और राजेश इज स्टिल अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन दो हिज इनकम इज 18 लाख रुपए, ही इज स्टिल अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजेश एंड सौम्या? तो राजेश इज नॉन रेसिडेंट, सौम्या इज एनओआर फॉर द करंट ईयर। तो यहाँ पे आंसर क्या है जी? आंसर बोथ आर आरओआर इन इंडिया, गलत है। बोथ आर एनओआर, गलत है। राजेश इज एनओआर, सौम्या इज एनआर, गलत है। सौम्या इज एनओआर एंड राजेश इज आरओआर, ये भी गलत है। तो देखो जी 4 आंसर्स हैं, चारों आंसर्स गलत हैं, चारों आंसर्स गलत हैं। नन ऑफ द आंसर गिवन इज करेक्ट। हमारा आंसर जो है वो ये है दैट राजेश इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड साथ साथ में सौम्या इज एनओआर ऑफ इंडिया। दिस इज माय
आंसर। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के भी एमसीक्यूज करवा दिए हैं। आने वाले और सेशंस के अंदर बाकी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे। टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इनको करके जाइएगा, आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।